हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th लेसन 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रही हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 4th चैप्टर का, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे प्रीवियस क्लास में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से जाना, इलास्टिसिटी की टाइप्स हमने देखे और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हमने जाना था। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ये। हम सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में कि किस तरीके से हम मांग की लोच को निर्धारित कर सकते हैं या फिर इलास्टिसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ द कमोडिटी यानी कि किसी भी वस्तु की प्रकृति पर किस तरीके से। तो नेचर हम कैसे बता सकते हैं कि जैसे कोई गुड्स होते हैं जो हमारे लिए एक लग्जरी गुड्स के रूप में होते हैं या एक नेसेसरी गुड्स के रूप में होते हैं, तो उन्हीं के नेचर पर डिपेंड करता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड किस तरीके से परिवर्तन होता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसरी गुड्स इन इलास्टिसिटी, यानी कहा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेसेसरी गुड्स इन इलास्टिसिटी। जैसे कि नेसेसरी गुड्स है, जैसे कि हमारा कोई भी दवाई वगैरह की मैं अगर एग्जांपल लूँ आपको कि मेडिसिन वगैरह है, ये अगर प्राइस में कितना भी परिवर्तन हो, अगर कम हो प्राइस तो हम ये नहीं कि मेडिसिन ज़्यादा लेने लग जाएंगे, या फिर प्राइस ज़्यादा हो तो जो ज़रूरत की मेडिसिन है वो तो हमें लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ कहा गया है कि प्राइस के कितने भी परिवर्तन से डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि नेसेसरी गुड्स है तो वो क्या कहलाएगा, नेसेसरी गुड्स के लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहती है वो इन इलास्टिक रहती है, यानी कि अपरिवर्तनशील, यानी कि उनमें लोच नहीं होता है। द कंज्यूमर कैन नॉट डिक्रीज देयर डिमांड इवन इफ द प्राइस इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल ऑफ फूड गेन एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे नेसेसरी गुड्स में आपको दो एग्जांपल दी थी, एक तो मेडिसिन का और एक फूड गेन का। ठीक है, इलास्टिसिटी का डिमांड इन इलास्टिसिटी का यही हमारे को साइन होता है। आगे कहा गया है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कंफर्टेबल आइटम इज यूनिटरी एज विथ द चेंज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स रिमेन द सेम। तो यहाँ कहा गया कि जैसे दूसरी तरफ हम देखें कि कोई भी आरामदायक वस्तु हैं या फिर कंफर्टेबल वस्तु हैं, वो क्या करती है, कीमतों के बदलने के साथ साथ में उनकी मात्रा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी कि इकाई के बराबर 50% अगर प्राइस में परिवर्तन होगा तो उनकी डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड में भी क्या होगा, इक्वल ही परिवर्तन होगा। ठीक है। थर्ड सिचुएशन हम देखते हैं कि जब लग्जरी आइटम हो, अगर किसी कमोडिटी का नेचर लग्जरी आइटम हो, जैसे कि एयर कंडीशन है, उसमें हम क्या देखते हैं कि हैव ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड एज चेंज इन प्राइस कॉजेज ग्रेटर चेंज इन देयर डिमांड। जो लग्जरी आइटम होते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि कीमतों के परिवर्तन से उनकी मांगी गई मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बिना हम जीवन यापन कर सकते हैं, एसी के बिना भी हम रह सकते हैं। तो अगर एसी की प्राइस बहुत ज़्यादा अगर हाई बता रहे तो हम क्या करेंगे, लेकर के नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेकर के नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी मात्रा में परिवर्तन इकाई से कम होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं हमारे, उनकी अगर अवेलेबिलिटी रहती है तो हमारे डिमांड की इलास्टिसिटी में क्या परिवर्तन आता है वो ही हम देखते हैं। इफ़ फॉर ए कमोडिटी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, इट्स डिमांड टेंड टू बी इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया टी एंड कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट गुड्स हमें पता है, यानी एक का स्थान कोई दूसरा ले लेता है। चाय की जगह हम कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चाय के अगर प्राइस बढ़ गई तो हम कॉफ़ी लेने लग गए, तो यहाँ क्या हुआ, उसकी डिमांड में परिवर्तन आया, कॉफ़ी की डिमांड में परिवर्तन आया और चाय की डिमांड में परिवर्तन आया कि चाय अब हम कम पीने लग गए और कॉफ़ी ज़्यादा। तो दोनों की डिमांड में परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि प्राइस से में परिवर्तन आया था। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि एक गुड्स का कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है,
यानी कि डिमांड में परिवर्तन होता है, किसी भी गुड्स में इलास्टिसिटी होती है, प्राइस के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है। इफ़ फॉर ए कमोडिटी गुड्स सब्सिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर किसी भी चीज़ का अगर सब्सिट्यूट नहीं है तो हम देखेंगे कितना भी प्राइस में इंक्रीज़ हो जाए उसकी डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइस आप कितनी भी हाई कर दो या कम कर दो, हमें वो गुड्स लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो प्राइस के परिवर्तन से डिमांड में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इन इलास्टिसिटी, यानी कि अपरिवर्तन। ठीक है। जैसे कि अभी हमने लिया था एग्जाम्पल, फूड गेन हुआ, साल्ट है या फिर मेडिसिन है, ये सब क्या होती है, इनका कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है ना। तो ये हम क्या करेंगे, इनका हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस में कितना भी परिवर्तन हो जाए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आगे थर्ड पॉइंट हमारा आ जाता है कि द नंबर ऑफ यूज़ ऑफ ए कॉमोडिटी। नंबर ऑफ यूज़ ए कॉमोडिटी, जैसे कि कोई भी एक वस्तु होती है, उनका कई रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का लूँ तो इलेक्ट्रिसिटी का हम है जो, ठीक है, लाइटिंग वगैरह के लिए भी लेते हैं। वही मैं कहूँ कि एसी या फिर गर्म पानी करने के लिए, गर्म पानी दो तरीके से हो सकता है, कई तरीके से होता था, पर हम बिजली का यूज़ लेते थे। अब हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो हम करेंगे कि गर्म पानी बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से न करके हम दूसरा ऑप्शन वहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, अगर कोई भी कॉमोडिटी की प्राइस अगर हाई हो रही होती है तो हम जो एक ही वस्तु के जो अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं उनका हम थोड़ा क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। हम देखते हैं मिल्क बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो जहाँ पहले हम मिल्क से पनीर भी बना लेती थी, वहाँ पे शेक भी बनाकर पी रहे हैं या फिर आइसक्रीम भी जमा रहे हैं, कई यूज़ ले रहे हैं। अब हमने देखा है कि मिल्क बहुत ज़्यादा महंगा है, तो जहाँ ज़रूरत की चीज़ है कि हाँ हमें चाय में मिल्क चाहिए, तो हम केवल वही यूज़ लेने लग गए। जो अदर हम पनीर बनाते थे, आइसक्रीम बना रहे थे, वो हमने क्या कर दिया, यूज़ करना बंद कर दिया। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से भी क्या होता है कि प्राइस के परिवर्तन से हमने देखा कि उनकी क्वांटिटी में हम जो यूज़ कर रहे थे उनमें भी परिवर्तन होता है। तो यही क्या होता है, यही कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि प्राइस के इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। देखते हैं, द ग्रेटर द नंबर ऑफ यूज टू विच ए कमोडिटी कैन बी पुट, the greater will be its price elasticity of demand. If price of commodity have several use increase, its demand will be small and it will be put to मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़। जहाँ पे उन वस्तुओं का मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वही यूज़ लिया जाएगा। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ पे अब यूज़ होगी वहीं करेंगे, बेफिजूल की जो हम इलेक्ट्रिक सामान में जो हम यूज़ करते थे वो हम अब करना बंद कर देंगे। ठीक है। If price of elasticity increase, it will be withdrawn from use warm water and cooking food. तो हम देखते हैं इफ़ प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, जो वार्म वाटर के लिए हम यूज़ करते थे या फिर कुकिंग, कई ऐसे होते हैं जो माइक्रो में अगर में बनाते करते हैं तो वो क्या करते हैं, यूज़ करना बंद कर देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड्स इन कंज्यूमर बजट। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कंज्यूमर का किस तरीके से बजट है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर इनकम बढ़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। अगर हमारी डिमांड को इंक्रीज़ करें, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है, प्राइस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। प्राइस में बिना परिवर्तन हुए भी अगर आप अपनी डिमांड में परिवर्तन कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका, ठीक है ना, वो किसके कारण हो रहा है, आपके बजट के कारण हो रहा है। तो गुड्स ऑन विच, फोर्थ पॉइंट है हमारा, गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड ए वेरी स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ हिज इनकम लाइक माचिस बॉक्स एंड सेफ्टी पिन पेंसिल। ये एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम हमारे इनकम का बहुत ही छोटा पोर्शन इनको देते हैं। विल हैव ए इन इलास्टिक डिमांड। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाएगी, इन इलास्टिक। अगर हमें अब पेंसिल लेनी होगी तो हम ये तो वेट नहीं करेंगे ना कि 10 रुपये के बजाय जब वो 5 रुपये में हमें 2 देने लग जाए तभी हम लेंगे। हम कभी कभी पेंसिल लेते हैं तो ये डेली में हमारे यूज़ में नहीं आती है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, इनके प्राइस में परिवर्तन से इनकी डिमांड में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं, हमें अगर ये चाहिए होती तो हम ले लेते। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इन इलास्टिक होती है, यानी कि इनमें प्राइस से परिवर्तन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता है।
On the other hand, goods on which the consumer spend a large proportion of his income, कई ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी इनकम का हम बहुत बड़ा हिस्सा उन कॉमोडिटी या उन गुड्स में हम अपना स्पेंड कर देते हैं, जैसे कि कार। अब कार में हम हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा अगर लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस का इफ़ेक्ट हम उस कार में अगर पड़ रहा है तो हम देखेंगे, वहाँ हम देखेंगे कि अगर थोड़ी सस्ती अगर कार मिल रही है जिससे कि हमारी इनकम थोड़ी बच जाए तो हम वो ही लेंगे, ठीक है ना। तो प्राइस के परिवर्तन से क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। तो यहाँ आपको यही बताया जा रहा है कि कई ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण हमारे डिमांड में परिवर्तन नहीं होता है, पर कई ऐसी चीज़ें होती है जिससे प्राइस और डिमांड में हमारा परिवर्तन होता है। तो वही चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी फैक्टर कहलाती है प्राइस इलास्टिसिटी की। आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ 5th पॉइंट है हमारा कि पोस्टपोन ऑफ, यहाँ पे आपको कहा गया है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, यानी कि कहा गया है कि डिमांड विल बी इलास्टिसिटी फॉर दोज कॉमोडिटी विच कंज्यूमर कैन बी पोस्टपोन। फॉर इंस्टेंट द डिमांड फॉर construction of a house can be postponed on increase in interest rate of हाउसिंग लोन। यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है कि अगर हाउसिंग लोन की इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप अभी लोन लो हाउसिंग लोन का तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, पहले था 5% था, अब 8% हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो हम कहेंगे नहीं, जब प्राइस इंटरेस्ट रेट जब कम आएगी तब हम क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। तो कई गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बाद में पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, वस्तुओं की मांग की लोच होती है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं अगर रेट बढ़ रही है तो हम हमारा डिमांड में जो कंस्ट्रक्शन का जो डिमांड था उसमें भी क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है हमारी, जो कि इलास्टिसिटी को इफेक्ट करती है, ठीक है। आगे कहा गया है कि हैबिट ऑफ कंज्यूमर, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंज्यूमर अपनी हैबिट में ले आता है, ठीक है, उन गुड्स का यूज़ करना, तो वो चाहे कितनी भी महंगी हो पर वो उसका यूज करेगा, तो वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है आपके लिए, इन इलास्टिसिटी, यानी कि प्राइस के परिवर्तन से उनकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि गुड्स टू विच ए पर्सन बिकम अकस्टम और हैबिचुअल विल बी इन इलास्टिसिटी डिमांड लाइक सिगरेट तंबाकू, जो सिगरेट तंबाकू के जो हैबिचुअल हो जाते हैं उनके लिए चाहे फिर कितना भी टैक्स हम तंबाकू में लगा दें पर वो उसका यूज लेंगे ही, 5 रुपये के अगर 10 रुपये में भी देने लग जाए पर हाँ वो अपनी इनकम उसमें खर्च करेंगे, उनके प्राइस से उनकी क्वांटिटी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सभी क्या कहलाती है, वो इन इलास्टिसिटी कहलाती है। ही विल नॉट डिक्रीज द कंजम्पशन इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीज, चाहे प्राइस इंक्रीज कितनी भी हो जाए उनकी कंजम्पशन में कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होता है। लास्ट वन हमारा यहाँ पॉइंट आ रहा है कि जो कहा गया है कि टाइम पीरियड, टाइम आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कमोडिटी, डिमांड इन इलास्टिसिटी in short period as compared to long period. The longer the period of time, the greater is the easy to customer who can change his habit and substitutes one goods and for another. The above study has dealt with price elasticity of demand in detail. Because this there are other types of demand elasticity also, like income elasticity, cross elasticity and substitute elasticity of demand. The concept of elasticity of demand is of much practical important. It help on determine of price in various market and price determine of factor of production in formulation of government policy एंड हेल्प इन एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ का क्या है कि समय अवधि किस तरीके से करती है, तो हम जो बहुत ही छोटे समय के लिए किसी वस्तु का यूज़ लेते हैं
तो उनके लिए हमारी क्या रहती है, डिमांड इन इलास्टिसिटी रहती है, जिसमें कि हम दीर्घकाल के लिए यानी एक बहुत लंबे टाइम के लिए वो चीज़ जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं, प्राइस के मात्रा को हम देखते हैं। तो वहाँ क्या होता है, डिमांड हमारी इलास्टिसिटी रहती है। ठीक है, तो यहाँ ही कहा गया कि कंसेप्ट हमारा पढ़ना इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जैसे कि फैक्टर कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्शन के प्राइस डिटरमाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो वो भी क्या करती है, इन्हीं बातों में इफ़ेक्ट रखती है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ ही मेरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। थैंक यू।